श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री, राजस्थान सरकार, अतिथि के रूप में हमारे सामने विराजमान है जिला प्रमुख श्री हरलाल जी सारण साहब, और हमारे बीच बीकानेर से पधारे मुख्य अभियंता परमजीत जी धोबी साहब और श्रीमान रमाकांत जी ओझा साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारे। रमाकांत जी ओझा साहब, भूतपूर्व नगर परिषद अध्यक्ष। बाकी बैठो 2 मिनट। समय पर नागरिकों की समस्या निस्तारण हेतु शिविर लगाए जा रहे हैं। आम नागरिकों को विद्युत आपूर्ति सही सुचारू मिले एवं विद्युत के क्षेत्र में की जो समस्या है, मीटर बंद की, बिल की समस्या, किसी कारणवश कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तार ढीले हैं या अन्य जो विभिन्न प्रकार की बिजली की समस्या है, उनके निदान के लिए आज ये चूरू शहर में और शिविर का आयोजन किया गया है और शिविर को शाम 6 बजे तक निरंतर चलाया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, आपकी ऐसी जो ज्वलंत समस्या है बिजली से संबंधित, वो लेकर के और उनका निस्तारण के लिए शिविर पूरे राजस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं। एक बहुत ही अहम कदम सरकार ने लिया है। इसके तहत सरकार द्वारा भिन्न भिन्न योजनाएं जो चालू की गई है और उपभोक्ताओं को डायरेक्ट फायदा रिलीफ मिले, उसकी जानकारी भी हर उपभोक्ता को हो, इस संबंध में ये शिविर का आयोजन भी है। इसके तहत सरकार ने सबसे पहले अभी मार्च के अंदर या 9 फरवरी से छूट योजना लागू की थी, उसके लिए भी छूट योजना लागू कर दी गई है। ये बहुत ही अहम फैसला सीएम साहब ने लिया और इससे उपभोक्ताओं को, और मैं विशेष करके बीकानेर जोन की बात करता हूँ, तो कम से कम 30 से 40 करोड़ का फायदा उपभोक्ताओं को मिल चुका है इस योजना का। और सेकंड, एक और आदेश जारी किया सरकार ने कि डोमेस्टिक एनडीएस एसआईपी एमआईपी कैटेगरी के जो थेफ्ट के केसेज हैं उन निवारण भी करने के निर्देश जारी कर दिए गए। और सेकंड, एग्रीकल्चर उपभोक्ताओं के लिए इतनी राहत प्रदान कर दी सरकार ने, जो ऐतिहासिक फैसला है। अब तक किसी भी, चाहे थेफ्ट की है चाहे अन्य कोई भी है, सेकंड जिनके लोड एक्सटेंशन के केसेज हैं एग्रीकल्चर के, उनकी प्रेजेंटेशन लोड रेगुलाइज करने के लिए अब उसे एप्लीकेशन लेने फैसला हुआ है। और डोमेस्टिक कैटेगरी में आप ये देखें, उसके अंदर भी केवल जो आदेश निकले हुए हैं 25% जमा करा करके वो अपना सेटलमेंट कमेटी में निस्तारण कर सकता है। और 30 जून 2016 तक की जो बीसीआर हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा रियायत दी हुई है डोमेस्टिक एनडीएस एसआईपी कैटेगरी में। उसके अंदर केवल 50,000 तक केवल 25,000 जमा कराने हैं। 50,000 से ऊपर कोई अमाउंट है तो उस पर 10% और लेकर के उसको इनको ही पावर दी हुई है। ऐसा नहीं है कोई और कहीं जाना है, इनको ही पावर दी हुई है, वो वही उसका निस्तारण किया जा सकता है। और एक प्रोग्राम हो जाए कार्यकर्ता भी लग जाओ। सुन लो भाई, हमारे बीच में उपस्थित इस शिविर के बारे में किस प्रकार की शिकायतों का निवारण किया जाएगा, इसके बारे में जिक्र किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और सबसे बड़ी शिकायत जिसका नमूना हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये आंख मिचौली थोड़ी कम हो जाए ना बिजली की, हमारे अधिकांश समस्या का समाधान हो जाए। सरकार का एक अभिनव प्रयोग है, अभिनव कार्यक्रम है। मैं समझता हूं कि आज तक मुख्य अभियंता स्तर का अधिकारी आम उपभोक्ता में आकर बैठकर समस्या के समाधान के बारे में इस प्रकार का प्रयास यहाँ नहीं हुआ होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और अभी हमारे भंवर सिंह जी जो इस विद्युत कार्य के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं, और मेरे पूरे 30 साल के संसदीय जीवन में मैंने भंवर सिंह को कोई काम कह दिया और उसके बाद मैं निश्चित हो जाता हूं कि अब ये आदमी
निस्वार्थ अपने आप इस काम को अंजाम तक पहुंचाएगा। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो इसके बारे भंवर सिंह के बारे में किसी प्रकार की कोई शिकायत कि इन्होंने कोई दुर्भावना रखी। बड़ी ईमानदारी से काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता है। इन्होंने जो कुछ कहा मैं मुख्य अभियंता महोदय से चाहूँगा कि उसके बारे में जो इन्होंने सवाल खड़े किए, विशेष तौर पर ट्रांसफार्मर बरसात आ रही है, लो लाइन एरिया में जहाँ ट्रांसफार्मर नीचे उनको ऊंचा करें, पर उसकी फेसिंग जरूर करें, वरना ट्रांसफार्मर में जब भी बरसात आती है हमारा वहाँ का पशुधन उनके संपर्क में आता है और उसमें कई बार नुकसान भी हो जाता है। इस काम को भी आप मुस्तैदी से करें। और ये जो IPDS स्कीम है, इस स्कीम का चीफ साहब आप पूरा रोड मैप तैयार करके जाएं, क्योंकि अभी हमारी सड़कें मंजूर हुई है, उन सड़कों पर भी कार्य होना है, इसलिए इसको भी करें। और एससी साहब, जो हमने आपको लिखा है, एक मीटिंग हुई थी चेयरमैन साहब के चैम्बर में, पार्षदों ने सबने लिख कर दिया था। मैं चेयरमैन साहब पिछली बार भी आपको कह के गया था, वापी दे दी, उसको आप लोड कराओ, इसमें उसको अपलोड कराओ। जो पार्षदगणों ने आपको मीटिंग करके आपको जो समस्या बताई, वो समस्या वही है। कहीं खंबा ढीला है, टेढ़ा है, कहीं तार ढीला है, कहीं उपभोक्ता की छोटी मोटी और परेशानी है, वोल्टेज की परेशानी है, ट्रांसफर ऑगमेंट करने की बात है। इसी प्रकार पंचायत समिति में बैठक के पश्चात आपके पास जो बातें आई है वो जरूर देखें आप। और एक चूंकि चूरू की बसावट में तार पहले खींचे गए, हैबिटेशन बाद में वहाँ आया, तो पूरे मोहल्लों के ऊपर से जो 11 kV की लाइन जा रही है, जिसके कारण से हमारे एक उस बस्ती में, बादशाह बस्ती में और वो सैनिक बस्ती में 2 बार कैजुअलिटी हुई है। वहाँ उन लाइनों को आप प्राथमिकता से इस शिविर में हर हालत में दूर करें। मैं कोई लंबी चौड़ी बात इसलिए नहीं कह रहा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, अंबेडकर जयंती का दिन है, हम सब लोग इतर कामों में भी जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि उपभोक्ता जो आज ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, उन एप्लीकेशन के आधार पर आप कार्रवाई करें। मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगा मुख्य अभियंता महोदय। अप्रैल 25 के बाद जो सैनिक बस्ती और आपके ये शेखावत कॉलोनी के ऊपर से जो 35 की लाइन है, वो लगभग सारी की सारी हम शिफ्ट कर देंगे। 20 तारीख के बाद चालू हो जाएगा। समस्या रहित शासन देना चाहती है। पहले राजस्व न्याय आपके द्वार, इस कार्यक्रम में गांव की चौपाल पर सरकार गई और राजस्व संबंधी 96 लाख मामलों का निराकरण किया। अब विद्युत जो आम व्यक्ति जिससे जुड़ा हुआ है, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए इस प्रकार के शिविर जो 20 अप्रैल तक चलेंगे, विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए, उनकी समस्या का तत्काल निराकरण करने के लिए शानदार आगाज हुआ है। इसकी जितनी बड़ाई की जाए कम है। और आज मुख्य अभियंता स्तर का अधिकारी आम उपभोक्ता से सीधा रूबरू होकर समस्या का समाधान कर रहा है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद। और समस्या रहित होगा राजस्थान, समस्या रहित होगा विद्युत की दृष्टि से चूरू। इस उम्मीद के साथ हम इस शिविर का अम्बेडकर दिवस के दिन हम आगाज कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। हटाओ आप ऐसा कलेक्शन वाले हटा जाओ, आप ही सोचो थोड़ा। विक्रम जी निकले तो विक्रम जी
विद्यमान जिला कलेक्टर महोदय हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। चेयरमैन साहब मैंने सामने खड़े हो मैं सगड़ा दिखाऊं आके साहब। तो कोई मैं समझ जा के प्रमुख जी प्रमुख जी एक एंड देते हैं बता बड़ा नहीं मानने वाला वो नहीं तन तोड़ जाता है उस पर कितनी है बाबा साहब पर जब डाल बस आज कसम ले लेंगे कि बाबा साहब चला अरे ये भी चालू आगे मैं भी बता दूं। अनावरण भी लोकार्पण भी आपके द्वारा हुआ। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा पट्टिका का कलेक्टर महोदय श्री प्रहलाद जी सारण जिला प्रमुख चूरू, विजय कुमार जी शर्मा सभापति नगर परिषद चूरू, विक्रम सिंह जी का कष्ट करें ताकि आगे का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। अब मैं हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए बालिकाओं को आमंत्रित करना चाहूंगा। बेज लगा करके हमारे बालिकाएं बेज लगा करके सम्मानित करेंगे, हमारे अतिथियों का सम्मान करेंगे। लालचंद जी पटवारी जी से गुजारिश करूंगा आप कृपया मंच पर विराजने का कष्ट करें। हमारे वाल्मीकि समाज से हैं, लालचंद जी से गुजारिश कृपया मंच पर विराजें। पूनम माकोलिया, चंचल गौतम, सरिता गढ़वाल, मंजू मेघवाल, उषा मेघवाल, आप सभी बालिकाएं बाबा साहब का बेज लगा करके हमारे मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करेंगे। हमारे वॉलंटियर्स कृपया बालिकाओं को जगह दिलाएं और स्वागत। जो मेरे पीछे खड़े हैं मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, सामने मंत्री महोदय का आदेश है, निवेदन है आप सभी से कि आप सामने बैठे, जहां जगह मिल रही आपको वहां बैठे ताकि आपको सुनने में आनंद आएगा। बाबा साहब की ये जयंती चूरू शहर बल्कि पूरे प्रदेश में जयंती समारोह में मैं सभी अतिथियों का तहे दिल से अम्बेडकर आयोजन समिति की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक। जब से राठौर साहब चूरू में आए हैं, अनुसूचित जाति की बस्तियों का जितना विकास राठौर साहब के नेतृत्व में हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चूरू में बाबा साहब की अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो राठौर साहब है। आजादी के 70 साल बाद में चूरू में बाबा साहब की मूर्ति लगे और 70 साल तक अपने वोट को ठक्कर कांग्रेस राज करती रही। चूरू में मूर्ति लगाने की तो सोचने तो दूर की बात है, अनुसूचित जाति की बस्तियों को झांक के भी नहीं देखते थे। एक एक वार्ड में एक एक एजेंट छोड़ के रखते थे, उनको कह देते संदेशा भेज देते, हम वोट डाल देते और वो कांग्रेस के वोट लेके चल जाते। ऐसी स्थिति अपने वार्डों की थी चूरू की। मैं आपको कुछ कटु सत्य बात बताऊंगा जिसमें किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ करना। देश की आजादी के 42 साल बाद में 1989 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की संयुक्त सरकार ने वीपी सिंह जी के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री बने और रामविलास जी पासवान उस कैबिनेट में मंत्री थे। उनके नेतृत्व में 1989 के अंदर 42 साल बाद में अनुसूचित जाति का एक्ट लाया। तो कौन सी पार्टी लेके आई? कांग्रेस ने 42 साल तक अपने को ठगने का काम किया कि नहीं किया? क्या कांग्रेस ने कभी महसूस नहीं किया कि अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार होता है? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार ने यह कानून लेके आई 1989 के अंदर। उसके बाद में 27 साल बाद में मोदी जी ने 1 जनवरी 2016 को अनुसूचित जाति एक्ट में और धाराओं को बढ़ाते हुए किसी भी प्रकार से नीच दृष्टि से देखना, घूर के देखना, पान का पीक फूकना, किसी के बाल नोचना, किसी के जूतों की माला डालना, ऐसे प्रावधान इस धाराओं में जोड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अभी जो जारी है उसके खिलाफ भी अपने कल भी मोदी जी ने अम्बेडकर जी मेमोरियल जो अपने को समर्पित कर रहे थे देश को, उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में भारत सरकार
सरकार SC/ST कानून को कमजोर नहीं होने देगी और मजबूत करेगी। तो आपको कतई भी भारतीय जनता पार्टी को संदेश नहीं जाहिर करना चाहिए कि भारतीय जनता इसी सीक्वेंस में क्यों सोचा कि पहले शिक्षित बनो। पहली बात शिक्षित बनो वो क्यों कहा, काफी सोच के कहा होगा, क्योंकि बाबा साहेब जिस लेवल पर पहुंचे थे, और एक बहुत ही छोटा गांव है क्योंकि मैंने देख रखा है, मऊ करके गांव है इंदौर के पास में, वहां उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद में भारत का संविधान की संरचना करना, तो ये उस लेवल तक पहुंचने के पीछे बहुत बड़ा जो एक योगदान था, वो उनकी जो एक विल पावर थी और शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की। मुंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़े, जो आज भी सबसे अच्छी कॉलेजों में मानी जाती है। न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े, उसके बाद लंदन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े। आप देखिए कहां से शुरू किया था और शिक्षा के माध्यम से कहां पहुंचे। मेरा सबसे यही निवेदन है कि 3 सूत्रों में जो सबसे पहला सूत्र है शिक्षित बने, ये सबसे मुख्य कड़ी है। और मेरा मानना है अगर आप शिक्षित बन जाएंगे तो बाकी सारी चीजें तो खुद ही हो जाएगी। और मैं इसलिए मानता हूँ ये चीज कि मैं कई कार्यक्रमों में इन कुर्सियों में बैठा हूँ या पीछे खड़ा रहा हूँ, और केवल शिक्षा की वजह से मैं उन कुर्सियों से इस मंच तक आने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को, और इतनी सुविधाएं अभी जो बात हुई, प्रधान जी ने कहा, विक्रम जी ने कहा और अपने सभापति जी ने कहा कि इतनी सुविधाएं अपने को उपलब्ध है। अब पहले तो चलो बहुत मुश्किल था, बाबा साहेब के समय पर बिजली नहीं होती थी, किताबें लेना। एक उदाहरण दूंगा कि बाबा साहेब जब न्यूयॉर्क से लंदन गए थे तो एक जहाज में तो वो खुद गए थे और एक जहाज में उनकी जो किताबें और सामान है वो आ रहा था। तब विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो जर्मन जो पनडुब्बियां होती थी सबमरीन, उन्होंने वो जो जहाज था जिसमें इनकी किताबें आ रही थी वो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको उड़ा दिया और वो डूब गई वो जहाज। तो इनका सारा जो सामान था, थीसिस तैयार कर रखी थी, वो सारा डूब गया था। बावजूद उसके फिर से शुरू किया और 4 साल लंदन में रह के इन्होंने वहां पर फिर से डॉक्टरेट अपना किया और इंडिया में आए और फिर जो किया वो तो एक इतिहास है। सबसे निवेदन है कि जो चीज बाबा साहेब कर सकते हैं, अगर हम उसका 1% भी कर लेंगे तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। देता हूं बाबा साहब के जो सिद्धांत थे उनके बारे में पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बताया है। आप सभी जानते भी हैं, कुछ दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। एसपी साहब ने और पूर्व वक्ताओं ने जो मुख्य बात बताई वो थी शिक्षित होने की। ये बात सही है कि समाज में जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है उसको दूर करने का जो सबसे मजबूत जो हथियार है वो है शिक्षा। सब शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप ही असमानता खत्म हो जाएगी। यही मूल सिद्धांत बाबा साहब का था और उस पर हम चलने का प्रयास भी कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आगामी आने वाले सालों में सभी बच्चे, कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। मैं आज एक और बात बताना चाहता हूं। अभी जिस कार्यक्रम शुरू होने से पहले माननीय मंत्री महोदय की कर कमलों से एक वैन को झंडी दिखा के रवाना किया गया था। उजाला योजना के नाम से एक योजना है भारत सरकार की। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार के निर्देश पर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार 14 अप्रैल से यानी आज के दिन से, बाबा साहब की जन्मतिथि के दिन से 5 मई तक ग्राम स्वराज अभियान संचालित किया जाएगा। यह शुरुआती दिनों में राज्य में 599 गाँव में शुरू होगा। अभी जो प्रथम चरण है इसका, उसमें से 25 गाँव चूरू जिले के हैं। इन
25 गाँव में खासतौर से जो 7 भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। योजना है, पहली योजना है उज्ज्वला योजना। हम सभी जानते हैं कि उन गाँव को धुआं रहित करना है। किसी भी घर में कोई भी चूल्हा नहीं जलेगा, हर किसी घर में गैस होगी। दूसरा है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना का मतलब हर घर में बिजली, चयनित गाँव में हर घर में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। जैसे भी पात्रता होगी, अगर बीपीएल में है तो निःशुल्क दिया जाएगा और जो एपीएल में है उनको जो निर्धारित दर है उसके आधार पर बिजली का कनेक्शन जारी किया जाएगा। तीसरी है उजाला योजना, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि इस योजना के अंतर्गत सब पात्र परिवारों को, पात्र क्या हर परिवार को एलईडी बल्ब दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि बिजली की जो स्थिति है उसको बिल में कमी करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पहले ट्यूबलाइट, बल्ब से ट्यूबलाइट पे आए, ट्यूबलाइट से हम फिर सीएफएल पे आए और अब एलईडी का जमाना है जिसमें बिजली बहुत कम जलती है और बचत होती है। उसके बल्ब जो है जो सब्सिडाइज रेट पर बल्ब का वितरण इन गाँव में किया जाएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। हालांकि इसमें लगभग सभी लोग कवर हो चुके हैं, फिर भी जो वंचित रह गए उनके सबके बैंक खाते खुलाए जाएंगे। अगली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कराया जाता है। और उसमें ये दूसरी बीमा योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी परिस्थिति में अगर मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए का बीमा होता है। जो अंतिम योजना इसी कड़ी में है वो इंद्रधनुष है। इसके अंतर्गत जो बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए हैं उनको 100% टीकाकरण बच्चों का किया जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो योजनाएं हैं ये सब समाज के विकास के लिए हैं, आम जन के विकास के लिए हैं। इनका ज़्यादा इस अवधि में लाभ उठाएं। और एक और मैं बताना चाहूँगा कि ये मई से न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का 4था चरण शुरू होगा, जिसका हम रूपरेखा अखबारों के माध्यम से उनका कार्यक्रम वगैरह जारी करेंगे। उसका भी आप लाभ उठाएं। इस अवसर पर मैं पुनः आप सभी को, और सही मायनों में देखा जाए जो अनुसूचित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान को अगर चूरू में असली बाबा साहब अम्बेडकर कोई है तो वो राजेंद्र सिंह राठौड़ है, हमारे सामने विराजमान है। इसका सबसे पहले तो ये आप स्मारक ही देख लीजिए। ये जो मूर्ति लगी है, इस मूर्ति से लगने तक और इसके सौंदर्यीकरण तक सारे का सारा जो काम किया वो राठौड़ साहब ने किया है। और इसके साथ ही इस कलेक्ट्रेट सर्किल का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखने का काम भी जो किया वो राठौड़ साहब ने किया है। इसके लिए पूरे के पूरे अनुसूचित जाति समाज के साथ साथ पूरे के पूरे चूरू के समाजों की तरफ से भी आपका हार्दिक आभार। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने पर हमेशा जोर दिया था। और जब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जब टुकड़े हो रहे थे तो उसकी जो सबसे पहले खिलाफत करने वाले कोई व्यक्ति थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होने चाहिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। वो क्या परिस्थितियां रही, किन परिस्थितियों में हुआ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हर हाल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होना देना चाह रहे थे। साथियों, आज जिस प्रकार की परिस्थितियां अनुसूचित जाति समाज में कुछ लोगों ने विघटन पैदा करके जो कोशिश की है उसको रोकने का काम अनुसूचित जाति समाज के लोगों को करना है। और मैंने जो कहा कि वास्तव में जो अम्बेडकर के जो पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लिए जो उत्थान का काम करते हैं वो राजेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं इनको अभी आपके मंत्री महोदय के द्वारा आपने तीनों के नेतृत्व में ब्लड डोनेशन का कार्य बहुत ही शानदार रहा। 85 ब्लड यूनिट डोनेट किया बाबा साहब के अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर। और अब मैं मंत्री जी के उद्बोधन से गणेश जी का सम्मान और माननीय मंत्री महोदय का सम्मान करना चाहेंगे। हमारी आयोजन समिति SC/ST आयोजन समिति चूरू के 17,17,000 रुपये इस बाबा स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए लगाए। और जो नामकरण में जो BR अम्बेडकर सर्किल का जो आज लोकार्पण किया गया है, इसमें मंत्री महोदय का ही प्रयासों से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। निश्चित रूप से हम सब आपके तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं। शिलान्यास में अम्बेडकर सर्किल पे कार्यक्रम भी हुआ है
भैया आज पूरे राजस्थान के अंदर 191 स्थानीय निकायों के अंदर माननीय वसुंधरा जी ने बाबा साहेब की चिरस्थायी स्मृति रहे, गरीबों को आश्रय स्थल मिले, उनके सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बने, इसके लिए सब जगह पर आज अंबेडकर भवन के शिलान्यास करने का कार्यक्रम रखा है। सारे राजस्थान में एक साथ हम लोग इसका शिलान्यास कर रहे हैं। चूरू जिले के अंदर चूरू जिला मुख्यालय पर 67 लाख की लागत से, हमारे पड़ोस के रत्नगर के अंदर 50 लाख की लागत से, बिसाऊ के अंदर 50 लाख की लागत से बनने वाले अंबेडकर भवन का शिलान्यास भी मैं करूँगा। और आज ही के दिन पूरे राजस्थान के अंदर वो सब लोग जो अपने सब रोजगार के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय योजना का प्रारंभ करके उसमें भी ऋण के साथ हमारे नौजवानों को जोड़कर सब रोजगार देने का कार्य भी आज गतिशीलता के साथ आगे बढ़ रहा है। सर, आज कलेक्टर लोकतंत्र उत्सव का दिन है। ये उत्सव का दिन इसलिए है कि आज पूरे विश्व के सबसे बड़े संविधान को शिरोधार्य करने का हिंदुस्तान को मौका है। सबसे विस्तृत संविधान हमारा है और उस संविधान को बनाने में उसके शिल्पीकार के रूप में, सामाजिक क्रांति के प्रौधा के रूप में हम बाबा साहब के 127वीं जयंती मना रहे हैं। इस जयंती का महत्व इतना है कि आज के दिन से जिस ग्राम स्वराज योजना का जिक्र अभी जिला कलेक्टर महोदय कर रहे थे, बाबा साहब के दर्शन के अनुसार अंतिम छोर पर खड़े उस व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए, वो तमाम योजनाओं से उसको लाभान्वित करने के लिए भारत सरकार ने ग्राम स्वराज योजना का भी आज आगाज किया है। आज का दिन चिरस्मरणीय रहे और मुझे कहते हुए इस बात का संतोष भी है, जिन बाबा साहब की मूर्ति के सामने आज हमें सभा कर रहे हैं, उस मूर्ति का अनावरण करने के अवसर पर भी मुझे यहाँ साक्षी बनने का मौका मिला। आज उस स्थल को एक नया रूप देने के लिए जो काम हुआ उसका साक्षी बनने का मुझे मौका मिला। और आज के बाद इस चूरू के सबसे प्रमुख चौराहे से जो कोई भी गुजरेगा उसको कहना पड़ेगा कि मैं अंबेडकर सर्किल से गुजर रहा हूं। हमारी स्मृतियों में ये महानायक हमेशा हमेशा के लिए एक यादगार के रूप में हमारी स्मृतियों में कैद रहेंगे। आज का दिन पूरे राजस्थान के अंदर बाबा साहब के नाम से 191 नगर निकायों के अंदर अंबेडकर भवन का शिलान्यास करने का दिन भी आज का दिन है। अभी जिस अंबेडकर भवन का हम उस बस्ती में, जिस बस्ती में आम हरिजन रहता है, उस पर शिलान्यास करने का कार्यक्रम हमारा है। 67 लाख की लागत से बनने वाला अंबेडकर भवन, जिसमें पिछले वर्ष ही 10 लाख रुपए 4 दीवारी और दूसरे काम के लिए हमने दिए। मैं समझता हूं कि 77 लाख की लागत से बनने वाला भवन निश्चित तौर पर एक केंद्र बनेगा, एक मंच बनेगा, एक ऐसा स्थल बनेगा जहां बाबा साहब के दर्शन पर हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। आज हम मुझसे पहले बोलते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक बहुत अच्छी बहस छेड़ी थी। बाबा साहब ने शिक्षित बनने की बात कही थी और बाबा साहब ने खुद ने शिक्षा जिस सजावट में प्राप्त की, उनकी एक लेख में मैं पढ़ रहा था कि बाबा साहब स्कूल में पढ़ते थे, प्यास लगी, जाके किसी स्वर्ण घर के सामने पानी पी कर आ गए तो उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी। बचपन में बरसात आ गई, एक दीवार के सहारे खड़े हो गए। वो जमाना ऐसा था जब देश में छुआछूत चरम पर था
घर के मालिक ने आकर बाबा साहब का हाथ पकड़कर कीचड़ की तरफ आगे बढ़ा दिया। पर उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो इन हीरो को तराशने का काम जिन्होंने किया। बड़ौदा के तत्कालीन महाराज ने इन बाबा साहब के लिए जो कुछ उनकी शिक्षा के लिए किया, लंदन से लेकर उनकी पढ़ाई से लेकर और उन्हें अपने शासन के अंदर प्रमुख अधिकारियों के रूप में शामिल करने का काम किया। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है इसका आधार धर्म नहीं, इसका आधार कर्म होना चाहिए। और शिक्षा के महत्व को हम सब देख रहे हैं। एक छोटे से गांव के अंदर, मऊ के अंदर, एक गरीब की झोपड़ी में आंख खोलने वाला एक व्यक्ति देश के संविधान के निर्माण के अंदर अग्रिम भूमिका में खड़ा हो जाए, ये कोई छोटी बात नहीं। और इसीलिए आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। हमारे सामने कई लोग बैठे हैं, अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो व्यक्ति मन में जज्बा लेकर आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत के साथ एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है, मंजिल निश्चित तौर पर उसके कदमों में आती है। अभी अनुसूचित जाति के लिए कुछ राजनीतिक बातें भी हुई, मैं उन बातों पर आगे उनको बढ़ाना नहीं चाहता, पर एक बात याद दिलाना चाहता हूं। देश के पहले कानून मंत्री जब चुनाव लड़ रहे थे, एक बार नहीं 2 बार, जिसने संविधान का निर्माण बनाया, जिस संविधान के आधार पर हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली, जब चुनाव हुआ 1952-1957 का, उन्होंने कहा बाबा साहब आपको टिकट नहीं देंगे, और बाबा साहब निर्दलीय खड़े हो गए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में समाई करके उनको हराने का काम किया। 1979 के बाद जिसका जिक्र अभी सीताराम जी कर रहे थे, वो समय जब वीपी सिंह जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार, उस सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। क्या बाबा साहब के कर्तृत्व जो हमारे सामने हैं 1979 से पहले जमाने के सामने नहीं थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी उनके संसद के अंदर उनका तेलीय चित्र लगाए? क्या इससे पहले किसी के ध्यान में बात यह नहीं थी? और आज बाबा साहब की जन्मभूमि महू, उनकी शिक्षा भूमि लंदन, उनकी संकल्प भूमि बड़ौदा, इनके पूर्वों का एक विकसित करके तीर्थस्थल के रूप में तैयार करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, और कल ही दिल्ली के अंदर, जनपद के अंदर बाबा साहब के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने के लिए 200 करोड़ की जो योजना बनाई है, मैं समझता हूं बाबा साहब के अनुयायी उस बात को भूल नहीं सकते। मुंबई के अंदर बाबा साहब के स्मारक की बात हो, चाहे बाबा साहब के नाम से टिकट जारी करने की बात हो, बाबा किए हुए काम उनको पढ़ने के लिए आतुर रहे, इसके लिए इस सारे काम को करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं जिस किसी ने भी किया होगा, बाबा साहब को राजनीतिक दलों की वर्दी में बांधा नहीं जा सकता। महानायक किसी एक जाति के होते भी नहीं है, ये तो पूरे जमाने के होते हैं, पूरे युग के होते हैं। इनके लिए जिन औरों में भी, जिन राजनीतिक दलों ने, जिन व्यक्तियों ने इनके प्रति आस्था रखते हुए कुछ किया होगा, मैं आज के दिन उनको इस मन से धन्यवाद देने से पीछे नहीं हटूंगा। पर मैं एक निवेदन जरूर करूंगा। अभी पिछले दिनों के अंदर हमारे समाज के सामने कुछ लोगों ने कई प्रकार की तस्वीरें पेश की। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के अंदर आज 21 राज्यों में शासन कर रही है। राजस्थान में वसुंधरा जी की अगुवाई में हम लोग सरकार में बैठे हैं। सरकार में बैठे किसी व्यक्ति के ध्यान तक में यह बात नहीं आई कभी आरक्षण को समाप्त किया जा सकता है। ना आरक्षण को समाप्त करने की बात पहले दिन आज है, ना कभी रहेगी। यह बिना आधार पर कुछ लोग चाय के प्याले में तूफान खड़ा करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अभी सीताराम जी सही कह रहे थे, अटल बिहारी जी का जमाना था।
पूरे देश के अंदर पदोन्नति में आरक्षण को लेकर एक विवाद छिड़ गया था। कई तरह के विरोध प्रतिरोध के बीच में एक बार नहीं 3 बार अगर पदोन्नति में आरक्षण देने का संविधान का संशोधन लेकर आए तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में रहा। आज बाबा साहब की अंबेडकर पीठ, अंबेडकर फेलोशिप, अंबेडकर चेयर, इन सब का काम अगर किसी शासन में हुआ तो वसुंधरा जी के शासन में हुआ, ये जमाने को मानना पड़ेगा। अभी आपको SC/ST कॉर्पोरेशन में जिन हमारे गरीब लोगों ने लोन ले रखा था, 2 लाख रुपए तक का लोन ले लिया, 264 करोड़ रुपए का लोन का भार इन गरीब हरिजनों के माथे पर था। हरिजन उसको चुका नहीं पा रहा था। हमारा भाई अनुसूचित जाति जनजाति का आदमी अनुसूचित जाति जनजाति के निगम से जो लोन लिया, उन लोन को 2 लाख रुपए तक का माफ करने का काम इस बजट में किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज कोई भी हमारा नौजवान अगर कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहता है, उसको इंटरेस्ट के अंदर 8% की सब्सिडी मिल रही है, तो इस समय में मिल रही है। मैं समझता हूं कि सरकार ये सब प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहब ने एक ही बात कही थी कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्रम के अनुसार सामाजिक समरसता होनी चाहिए। इसीलिए इन्हें सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कहा गया है। इसीलिए इस सामाजिक क्रांति के पौधा को हम सब श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं इस अवसर पर कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि किसी महापुरुष के जीवन दर्शन पर, उसके कर्तृत्व पर जब हम चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर आज के परिप्रेक्ष्य में वो उनके जीवन दर्शन हमें क्या कहता है। आज का जमाना भी कलयुग का जमाना है, कहते हैं संघे शक्ति कलयुग है। बाबा साहब ने उस समय कहा था संगठित रहो। हम आज इस लोकतंत्र के अंदर सर गिनाने का जमाना है, सर कटाने का जमाना नहीं। आज तलवार उठाने की जरूरत नहीं, कलम उठाने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है। आज संगठित होने की आवश्यकता हमें इतने वर्ष की आजादी के बाद महसूस कर रहे हैं और अपने हक और हकूक के लिए चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति रहे, जो कौम, जो बिरादरी, जो समाज, जो लोग संघर्ष करते हैं, निश्चित तौर पर जमाने की आंखें से उठ जाती है। आज की प्रसन्नता है हमारे सामने। आज दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं, इस बात का शोध कर रहे हैं कि भारत का संविधान, इस संविधान के मूल रूप से किस देश के संविधान को अंगीकार भारतीय संविधान ने किया। हमारा फेडरल सिस्टम और जिस प्रकार के संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में सदैव के लिए इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अलग अलग अंगों को बांधा गया है। आज कार्यपालिका अपना काम करती है, कानून की पालना करने का काम करती है। विधायिका अपना काम करती है, कानून को बनाने का काम करती है। न्यायपालिका अपना काम करती है, कानून की समीक्षा करने का काम करती है। आज दुनिया को ये मानना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र एक्शन है। हिंदुस्तान की लोकतंत्र की व्यवस्था को जो बाबा साहब ने जिस आधार पर छोड़ के चले गए, संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हमें देकर चले गए, आज वो मौलिक अधिकार हमारी शक्ति है। आज सबको बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई गरीब आदमी भी खड़ा होकर अपनी बात को बेबाक रूप से कह सकता है। यह अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया। आज संविधान के अंदर ये कहा गया कि आप लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। ये समतामूलक समाज की स्थापना करने का जो लक्ष्य बाबा साहब ने रखा था, आज उस लक्ष्य से कुछ लोग भटकाना चाहते हैं। आज हम भी बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। जो मुझे कहा कि कुछ इस प्रकार की गलतफहमी हो रही है, वो कानून जो 1979 के अंदर एनडीए की सरकार ने बनाया था, उसकी जब उच्चतम न्यायालय ने समीक्षा की तो गलतफहमियां हो रही है। मेरे को बहुत से लोगों ने कहा कि आप सरकार में मंत्री, आपने संविधान की शपथ ली,
आप राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिख रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैं मंत्री के साथ साथ एक नागरिक भी हूँ। सामाजिक समरसता और समाज के अंदर संदेश देने के लिए मैंने ये पत्र लिखा है और आज इतने बड़े इस सभा में मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने वो पत्र लिखा है और मुझे गर्व है कि मैंने अपनी बात लिख सके। किसने मना किया था देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे राष्ट्रपति महोदय को? आम आदमी भी पत्र लिखकर कह सकता है मैंने पत्र लिखा है। आज जिस प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा गया, क्योंकि कई तरह के राजनीति के अंदर लोग कई तरह के पक्ष और प्रतिपक्ष और वोट की गणित और समीकरण को देखने लगते हैं। इसलिए मैं इस अवसर पर कोई लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं तो आयोजन समिति के बजरंग जी को, पूर्व आयोजन समिति के संयोजक सुरेश जी को, सावरमल जी को, सबको बधाई देना चाहूंगा। और विशेष तौर पर जिन नौजवानों ने बाबा साहब की पूर्व जयंती की पूर्व संध्या के दिन पर जो रक्तदान किया, क्योंकि आज तक हमारा विज्ञान कई सोपान चढ़ने का काम कर चुका है। हम आवाज बोलते हैं इससे तेजी से चलने वाले वायुयान बन गए हैं, और आज भी वो फैक्ट्री नहीं बनी जो खून बना सके। ये खून एक की रगों से निकलकर दूसरी की रगों में जाता है। जीवन और मृत्यु के संघर्ष में जब इस खून की जरूरत पड़ती है, और आप नौजवानों आपने खून दिया है, मैं समझता हूं जब किसी जरूरतमंद की धमनियों में खून दौड़कर उसके जीवन को बचाएगा और उसके मन से निकलेगा, उसके परिवार के मन से निकलेगा, भला उन लोगों का जिन्होंने अपने शरीर के अंग से खून निकाल कर मेरी जान बचाई। आपको जो दुआ मिलेगी, आशीष मिलेगी, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। मैं इस अवसर पर हमारे ऊर्जावान चेयरमैन साहब को बधाई देना चाहूंगा। विजय कुमार जी, ये सर्किल का नामांकन हुआ, सबसे बड़ी भूमिका आपकी रही और आज आपने घोषणा की कि आप इस सर्किल के सुंदरीकरण में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आप सब लोग आए, जय भीम के नारे के साथ आए, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ एक उद्घोष हो, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मूर्ति का अनावरण माल्यार्पण करेंगे अम्बेडकर जी की मूर्ति का। आज शिलान्यास होगा नगर हेलो सर्वर साहब साहब की है। अरे दिलाओ दिलाओ पंचायती राज मंत्री आराम साहब आराम से एक बार बाकी साहब इधर मुँह कर विजय कुमार जी सीताराम जी, लुगन जी, सर्वा, माया देवी जी, अगर वो नहीं है तो उनके प्रतिनिधि के रूप सीताराम जो पीछे खड़े हैं वो आगे आ जाए, आगे जगह पर। मंत्री महोदय का माल्यार्पण कर मेघवाल समाज मंत्री महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। निरंजन जी प्रजापत पूर्व पार्षद, मूलाराम जी गरवा माल्यार्पण करें। इंद्राज जी इंदलिया, अलीशेर जी लोहार, जगदीश जी मेघवाल पूर्व पार्षद, रत्ना राम जी सांसी, बन्ने सिंह जी टकरेत,
मदन लाल जी सैनी, सज्जन सिंह जी चौहान पार्षद, सावरमल जी सैनी पार्षद, डीसी मित्तल जी। राजेंद्र जी कल्ला। आदरणीय मंत्री जी, चेयरमैन साहब, पूर्व मंत्री, पूर्व चेयरमैन रमाकांत जी, वासु जी, वसंत जी, सीताराम जी और समस्त मंच, भाइयों बहनों और मोहल्ले के बुजुर्ग, नौजवान साथियों, बच्चों और माता और बहनों, ये कालेराबास की सर्वोदय आश्रम की जो जमीन है, इस पर मंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा जो, हम मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। शहर में और भी बहुत सारी जमीनें थी, वहाँ भी ये भवन बन सकता था, लेकिन मंत्री जी ने हमारे मोहल्ले को चुना, इसके लिए मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इस जमीन की, ये जमीन पहले से ही बहुत पुरानी जमीन है और मोहल्ले के अंडर में रही है, मोहल्ले के संरक्षण में रही है, तो मोहल्ले वासियों ने इसका रख रखाव किया, संरक्षण किया, अपनी मेहनत से, अपने पैसों से। उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले वासियों ने डटकर उसका मुकाबला किया, अपने पैसों से, अपनी मेहनत से, और मुकदमे लड़े। इस जमीन पर एक बार एक भूमाफिया सेठ ने कब्जा करने की कोशिश की थी, तो मोहल्ले के ही स्वर्गीय चुन्नीलाल जी, स्वर्गीय मोतीलाल जी कल्ला, स्वर्गीय चौथमल जी और अध्यापक जमुनाधर जी ने इस जमीन के लिए केस लड़ा, मुकदमे लड़े, मुकदमे खाए, लाखों रुपए अपने घर से खर्चा किया, लेकिन इस जमीन को बचा दी। तो बाहर से लोग आके यहाँ गरीब मजदूरों को, गरीबों को शिक्षा देते थे। इसी जमीन पर यहाँ 2 मकान हुआ करते थे, जहाँ पर रोड शिक्षा केंद्र चलता था, जहाँ बुजुर्गों को पढ़ाया जाता था। ये हमारे मोहल्ले में ही कबीर पाठशाला, जो मोहल्ले की ही नहीं बल्कि शहर की सबसे पुरानी स्कूल है, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ उच्च प्राथमिक तक बनी हुई है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी इसमें विशेष ध्यान दें और उस स्कूल को कम से कम माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक तक बनवाएं। कोई भी जगह नहीं है जहां अम्बेडकर का नाम लिया जा सके। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि मंत्री जी, जो नेचर पार्क है उसका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, कम से कम उस नेचर पार्क का अम्बेडकर का तक उनकी प्रतिष्ठा और उनका मान देते हुए अम्बेडकर का नेचर पार्क का नाम अम्बेडकर रखा जाए। तो मैं मंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तीसरी मेरी मांग है कि हुई थी वो दुकानें कम से कम जो जिंदा हैं, क्यों उस टाइम उनको जो अलॉट हुई थी वो टाइम वो यंग थे, लेकिन अब उनमें से आधे तो भगवान को प्यारे हो गए और आधे जो जिंदा हैं कम से कम उनको तो वो दुकानें दी जाए। ये मंत्री जी मेरी मांग है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा साहब को नमन करते हुए सभी से बोलूँगा, एक बार बाबा साहब का उद्घोष लगाएं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। चूरू के जन जन के प्रिय, हम सबके हृदय सम्राट सम्माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, जिले के प्रथम नागरिक सामान्य हरलाल जी सारण साहब, भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष भाई वासुदेव जी, ऊर्जावान सभापति हमारे विजय कुमार जी, नगर अध्यक्ष धनराज जी, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत जी से आए सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि वार्ड नंबर 31 से लेकर 39 नंबर तक अनुसूचित जाति की जो बस्तियां हैं, उनके मध्य
राज्य सरकार के द्वारा बनाया हुआ किसी भी प्रकार का कोई भवन या हमारे द्वारा भी कोई ऐसा सार्वजनिक भवन नहीं था जो सब कौमों के काम आए। माननीय राठौड़ साहब की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान की 194 नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगमों में अंबेडकर भवन के नाम से राशि आवंटन करवाने का काम राठौड़ साहब ने किया। राठौड़ साहब, हम दिल से आपके आभारी हैं कि आपने दलितों के प्रति जो जितना विचार और प्रेम आप जो रखते हैं, राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायकों के मन में ऐसी भावनाएं हो जाए तो राजस्थान में वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस की एक सीट यहाँ नहीं आए। माननीय राठौड़ साहब, आपने दलितों के हित में अनेक कार्य किए हैं। आज अपने यहाँ 67 लाख की लागत से अंबेडकर भवन और 10,60,000 की लागत से माननीय मंत्री महोदय के विधायक कोटा की 4 दीवारी का काम मंत्री महोदय अपने को करा के दे रहे हैं। इससे बड़ी अपने मोहल्ले के वास्ते कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि राठौड़ साहब ने इतनी अपनी सुनी है। चूरू शहर के अपने मोहल्ले के भी 1-2 व्यक्तियों ने कुछ नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिए, पर उनके समझ में नहीं आ रही कि बस्ती क्या होती है, मोहल्ला क्या होता है। राठौड़ साहब ने अपनी सुनी और मैं राठौड़ साहब से निवेदन करना चाहता हूँ और आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि राठौड़ साहब ने अम्बेडकर साहब के नाम पर चूरू कलेक्ट्रेट का जो अशोक स्तंभ का सर्किल था उसका अम्बेडकर साहब का नाम कर दिया। इससे बड़ी बात अपने दलितों के लिए नहीं हो सकती। अम्बेडकर साहब की प्रतिमा स्थल पर 17,00,000 रुपए का अपने खुद के विधायकों से उसका सौंदर्यीकरण करवाकर एक अनेक अनूठा कार्य किया है। साधुवाद के पात्र मंत्री साहब, अब मैं मंत्री महोदय आपसे मोहल्लेवासियों की मांग के अनुरूप में एक बात रखना चाहता हूं कि कबीर पाठशाला की स्थापना आजादी के 2 साल पहले 1945 के अंदर हुई थी, जब गोपाल दास जी महाराज स्वतंत्रता सेनानी और हमारे मोहल्ले के अमरचंद जी बरोड़ और अन्य क्षेत्र के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए लोगों ने यहाँ सर्वोदय आश्रम के अंदर शिक्षा दीक्षा उस दिन छुआछूत का माहौल था और यहाँ शिक्षा दीक्षा देते थे। उसी रूप में ये आज कबीर पाठशाला स्कूल की स्थापना हुई थी, मगर इस विद्यालय के अंदर 8वीं से बढ़कर ये 10वीं तक की नहीं हो पाई। आपसे हमारा करवत प्रार्थना है कि इस विद्यालय को कर्मोन्नत करवाने की कृपा करें। साथ ही इस जो भवन बन रहा है इसमें अम्बेडकर साहब की पुस्तकें खरीदकर इसमें पुस्तकालयों का भी संचालन करवाने का आपके विधायक कोटे से थोड़ा सहयोग प्रदान कर देंगे तो ये मोहल्लेवासी आपका जीवन भर आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे प्रिय नेता सबके सहसे विमान राठौड़ साहब, जिला प्रमुख भाई अल्लाह जी, चूरू शहर के सभापति भाई विजय जी, आयुक्त साहब धनराज जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई बसंत जी, और ये चूरू का सबसे पुराने मोहल्लों में, पुरानी बस्ती में एक जगह है। इसके उत्थान के लिए काफी लोगों ने समय समय पे बहुत प्रयास किए हैं। स्वामी गोपाल दास जी ने किया, चंद्रमल जी भाई ने किया, अपने प्रदीप जी शर्मा वगैरह की टीम थी, वो आके और अपना अमूल्य समय देके यहाँ शिक्षा का प्रसार करने की पूरी चेष्टा की, इसके उत्थान की चेष्टा की। उसके पश्चात मैं यही कहूँगा कि श्रीमान राजेंद्र सिंह जी ने ये बेड़ा उठाया है और ये जो भी आप यहाँ की उत्थान वाले देख रहे हैं, वाल्मीकि भवन भी पहले बना है, माननीय राजेंद्र सिंह जी प्रेरणा से बना है, उनकी सहयोग से बना है। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो शानदार भवन बन रहा है, माननीय राजेंद्र सिंह जी के अथक प्रयासों से बन रहा है। तो मैं समझता हूँ इस शहर के अंदर जो विकास कार्य की गंगा बह रही है अतुलनीय है। जैसे मेडिकल कॉलेज की सौगात, ये सिर्फ सौगात नहीं है, अमर सौगात दी है चूरू को, और चौपाटी बन रही है। अनेक जो विकास के कार्यों की गंगा माननीय मंत्री महोदय ने आई है, इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार, धन्यवाद। हमारा शरीर ऐसे ही विकास करता है, यही हुई हमारा इनके साथ जुड़ा हूँ मैं। यहाँ पर जितना भी विकास का काम है, चाहे वो ये अभी जिस रोड से आप आए हैं वो देख लो, चाहे यहाँ ट्यूबवेल खुदा हुआ है वो, या बिजली का ट्रांसफार्मर लगाना, जितना भी विकास का काम हुआ है, चाहे हमारी मेघवाल सामुदायिक भवन बना है, सबके अंदर हमारे माननीय प्रिय मंत्री महोदय का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और इन्हीं के कर कमलों द्वारा आज तक
आज तक अभी पिछले दिनों प्रोग्राम की अंकल और कुछ लोगों ने कहा कि भाई अपने को ये रोड चाहिए, माननीय मंत्री महोदय के पास गए और तुरंत इन्होंने रोड की स्वीकृति कर दी। चाहे पैसे आज तक ठेकेदार को मिले न मिले, लेकिन काम इन्होंने करवा दिया। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम सबका ये परम सौभाग्य है कि चूरू में जो लगभग 75 लाख की लागत से अंबेडकर भवन बन रहा है, वो हमारे इसी मोहल्ले में बन रहा है। ये जो अंबेडकर भवन पूरे राजस्थान में बन रहे हैं, ये न केवल चूरू में बन रहे हैं बल्कि पूरे राजस्थान में बन रहे हैं। और ये जो पूरे राजस्थान में जो देन है वो राठौड़ साहब की देन है। राठौड़ साहब ने कैबिनेट की बैठक में ये बात रखी कि अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के लिए अंबेडकर भवन बनना चाहिए। तो इस राज्य की मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए बजट में पूरे राजस्थान में प्रत्येक नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में ये अंबेडकर भवन बनाने की घोषणा की। राठौड़ साहब, पूरे राजस्थान का अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जनजाति समाज आपका हृदय के अनंत गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता है। इसके साथ ही राठौड़ साहब, जिस प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति निगम से आपने अनुसूचित जाति के लोगों के जो 2 लाख रुपए तक के लोन माफ करवाए हैं, उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैंने अभी भी कार्यक्रम में कहा कि अगर वास्तव में देखा जाए तो अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले और आज वर्तमान में हमने उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो नहीं देखा, पर अगर अंबेडकर साहब के प्रतिरूप में अगर किसी को देखते हैं तो राठौड़ साहब वो आपको देखते हैं। आप निश्चित रूप से जिस प्रकार दलितों की, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की जिस प्रकार सेवा करते हैं, निश्चित रूप से आपने महात्मा गांधी के उस शब्द, उस ध्येय वाक्य को सही साबित किया कि दलित और जो हरिजन है ये निश्चित हरि भगवान के रूप है, उनको हरिजन शब्द दिया। आप हम सबको जो दलित उत्थान में जो लगे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। इस बस्ती में जो पिछड़ी हुई बस्ती है, पर ये ऐतिहासिक बस्ती है जो आजादी से पहले भी इसमें स्वामी गोपाल दास जी ने कबीर पाठशाला की स्थापना की और यहाँ की छुआछूत, चूरू जिले की छुआछूत मिटाने के लिए यहाँ सर्वोदय बस्ती में जो कार्यक्रम आजादी के लिए कार्यक्रम चलाए जाते थे, आप सबको यह अंबेडकर भवन बन रहा है। और चूरू में जो राठौड़ साहब आपने विकास की गंगा बहाई है, मेडिकल कॉलेज, नेचर पार्क, गर्ल्स कॉलेज, लॉ कॉलेज, ये सब आपने जो करवाए, ये निश्चित रूप से चूरू को आगे बढ़ाने वाले, कीर्तिमान साबित करने वाले हैं। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो पार्क है उसका 17,17,000 की लागत से उसका निर्माण करवाया गया, उसका भी उद्घाटन हुआ। आज इस जगह पे 67 लाख का अंबेडकर भवन बनने जा रहा है। मैं तो आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा शानदार भवन आपके वार्ड में बनने जा रहा है, आप सब लोगों के लिए बनने जा रहा है, आप सब लोगों के काम आएगा। आज से पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। भले आप वोट किसी पार्टी को देते होंगे, वोट दे के और वोट लेके बाद में आपके सुनने के लिए कोई आपके बीच में नहीं आता था। वास्तव में अगर आपकी हितों की रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब। आप चाहे हारी हो, बीमारी हो, जब भी कोई व्यक्ति इनके पास जाता है तो लगता है जैसे इनका कोई परिवार का, घर का कोई सदस्य आया हुआ है, डॉक्टर से लेके, और जब तक वो वापिस नहीं आ जाता तब तक उसकी पूरी व्यवस्था आदरणीय राठौड़ साहब करते हैं। गाँव में अनुसूचित जाति के लोगों की डांडियां देखते हैं, लोगों को घर देखते हैं। यहाँ वहाँ कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो, जिसमें लाइट की व्यवस्था नहीं हो, जिसमें मूलभूत आवश्यकता की कोई जरूरत है, वो जरूरत को पूरी माननीय राठौड़ साहब ने नहीं करवाया हो। ऐसा कोई गांव और कोई ढाणी, कोई घर नहीं बचा। इस कबीर पाठशाला की बात अभी सीताराम जी लुगरिया कर रहे थे। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मंत्री महोदय से कि माननीय मंत्री महोदय, आप इस कबीर पाठशाला को अभी इसी सत्र में 10वीं तक का करवाने की मान्यता दिलवाने का काम करें, ताकि इस अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों को आगे शिक्षा लेने का काम आगे हो सके। मैं तो आप सब लोगों को यह बताना चाहूंगा कि इस चूरू में 4.5 साल में जो काम हुए हैं, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक काम हुए हैं। आज मेडिकल कॉलेज की बात अभी वासुदेव जी कर रहे थे। मैं समझता हूँ ये कल्पना नहीं कर सकता था कोई व्यक्ति के चूरू में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। क्या मेडिकल कॉलेज बनेगा, हमारे बच्चों को जो पढ़ेंगे उनको सुविधा मिलेगी। जो बीमार था वो पहले जयपुर जाया करता था, बीकानेर जाया करता था, आज कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ सभी डॉक्टर यहाँ उपलब्ध होंगे। ऐसा शानदार मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। आज नेचर पार्क की बात अभी बात कर रहे थे,
नेचर पार्क जहाँ गंदगी का ढेर हुआ करता था, आज वहाँ शानदार नेचर पार्क हो रहा है। नर्सिंग कॉलेज की बात करें, हमारी बच्चियां जो बाहर पढ़ने जाती थी, आज नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी चूरू में हुआ, लॉ कॉलेज का निर्माण चूरू में हुआ, महिला कॉलेज का निर्माण चूरू कॉलेज में हुआ। आज जिस चौरी सागर की अपने बात करते हैं, जिस चौरी सागर को गंदगी का ढेर रहता था, वहाँ राठौड़ साहब ने माननीय राठौड़ साहब ने 5 करोड़ रुपए अभी स्वीकृत कराए, जिसको चूरू चौपाटी के रूप में जाना जाएगा, उसका विकास किया जाएगा। इस प्रकार से अनेकों काम जो 4.5 साल में माननीय राठौड़ साहब ने करवाए हैं। मैं इस मौके पे आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि यहाँ जो अभी 10,60,000 की जो 4 दीवारी की घोषणा है, जो 17 तारीख की NIT लगनी है, 17 तारीख की NIT लगती है, वो आपकी 4 दीवारी का काम भी शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों की अगर एक मांग है, तो अगर यहाँ एक टॉयलेट अगर आप जगह दे दो, तो मैं 50 लाख का टॉयलेट भी आपके यहाँ बढ़ा के देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप जगह दे दोगे तो मैं वो भी तैयार हूँ बनाने के लिए। लाइट की घोषणा मैंने पहले भी की थी, लाइट की घोषणा फिर कर रहा हूँ। 4 दीवारी बन जाएगी, अम्बेडकर भवन बनना शुरू हो जाएगा, लाइट का काम भी आपका पूरा कर दिया जाएगा। आप सभी लोग इस मौके पे पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस नगर के प्रथम नागरिक विजय कुमार जी, जिला प्रमुख हरलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल के अध्यक्ष भाई धनराज जी, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमाकांत जी, भाई बसंत जी, दलित समाज के शानदार नेता सीताराम जी, भाई गुड़ाराम जी, सावर जी, विनोद जी, मोतीलाल जी, और यहाँ के तेज तरार नेता हरिराम जी, उपस्थित पार्षद भाई अतर सिंह जी, पुरुषोत्तम जी, घनश्याम जी, अली शहर जी, मेघवाल समाज के अध्यक्ष राम प्रताप जी, मेरे पुराने साथी गोपीराम जी, भाई पवन चौरिया जी, नथुराम जी, और आज इस अवसर पर मेरे सामने विराजित इस चूरू के सबसे पुराने बास कालेरा बास के 36 कौम और बिरादरी के भाइयों बुजुर्गों, शक्ति सुबह माता और बहनों, आज का दिन पूरे देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को नमन करने का दिन है जिनके कारण से हमें बोलने की स्वतंत्रता मिली, हमें वोट का राज बनाने के लिए, वोट देने के लिए हमें अधिकार दिया, और समता मूलक समाज की स्थापना इस देश में हुई। भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी जन्म तिथि पर हम सब लोग उनको नमन करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और आज के दिन भारत सरकार ने ग्राम स्वराज्य योजना का भी प्रारंभ किया है, और आज ही के दिन हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने हर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में अंबेडकर जी की याद के अंदर उनके अनुयायियों को विचार विमर्श करने के लिए, गरीब लोगों को भी एक ऐसा आश्रय स्थल मिले जहां वो शादी ब्याह कर सकते, सामाजिक बैठक कर सके, इसलिए अंबेडकर भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज का दिन रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सब लोगों को, और सबसे पहले तो उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि मैं इस बस्ती में बहुत पुराना आ रहा हूं। अभी यहाँ जिक्र जिन अमरचंद जी का हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उनके पास जब मैं आया करता था तो कुर्डो जी सामने बैठे हैं, गोपीराम जी बैठे हैं, मूल जी, रामदेव जी, शंकर जी, रिचपाल जी, नथु जी, कुछ लोगों के साथ जब प्रारंभिक दिनों में इस वार्ड के अंदर हम राजनीति की बात करते थे तो लोगों को आश्चर्य हुआ करता था कि कालेरा बास के अंदर भी कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी की बात करने वाले लोग भी आते हैं क्या। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने गिद्ध की तरह दृष्टि लगा रखी थी इस जमीन पर, और यह जमीन भी वो जमीन है जिस जमीन पर जंगे आजादी के लिए लोगों ने बैठक करके ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ बोलना प्रारंभ किया था। कोई कल्पना कर सकता है जिस वक्त में छुआछूत चरम पर थी,
कोई व्यक्ति पास से निकल जाता था, हरिजन भाई किसी दूसरे स्वर्ण के पास से निकल जाता था, लोग कहते थे तेरे शरीर तेरा तत्व तो नहीं कर लिया, तेरे हाथ तो नहीं लगा लिया। और छुआछात के कारण से समाज विभक्त था दो भागों में। उस समय सर्वोदय के नाम से जो संगठन बना, जिन्होंने शिक्षा का उजाला इस चूरू में प्रारंभ किया, गोपाल दास जी स्वामी की अगुवाई में, अमरचंद जी बरोड़ जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोग से, यहाँ छोटी छोटी बैठक करके उस अस्पृश्यता के खिलाफ एक तरह से आंदोलन और जंग लड़ाने का काम किया। आज आजाद हिंदुस्तान के अंदर बदली हुई परिस्थितियां हम देख रहे हैं, पर प्रारंभिक तौर पर आज जिन्हें नमन करने के लिए हम जिनका दिवस मनाते हैं, उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर, अपने प्रारंभिक काल के अंदर इस प्रताड़ना को कई बार झेलने का काम किया। उनको जब उन्होंने बाबा साहब ने एक बार संस्कृत शिक्षा लेने के लिए कोशिश की, पढ़ाई करने के लिए, तो उनको मना कर दिया गया कि संस्कृत की पढ़ाई करना आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है। उन्हें बाल कटाने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं मिला करता था। लैंप पोस्ट के नीचे जाकर वो पढ़ा करते थे। और एक बार जब बरसात आ रही थी, स्कूल से निकले और एक दीवार के पास खड़े हो गए। स्वर्ण जाति के किसी व्यक्ति का मकान था, उनको मालूम पड़ा कि दलित समाज का बालक खड़ा है, हाथ पकड़ के किचन में खड़ा कर दिया। ऐसा जमाना था। ऐसे समय के अंदर उस क्रांति के अग्रदूत ने विषम परिस्थितियों के अंदर अपनी पढ़ाई प्रारंभ करके और वो योग्यता हासिल की, देश का संविधान उन्होंने लिखा। और आज उन्हीं की स्मृति के अंदर ये अंबेडकर भवन का शिलान्यास हो रहा है। और सर्वोदय की इस भूमि को बचाने के लिए जिन लोगों ने सक्रियता दिखाई, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। और उनको बधाई देना चाहूंगा कि बाबा साहब की प्रतिमा खड़ी है, हम माल्यार्पण कर रहे थे। मैंने कहा प्रतिमा का निर्माण के लिए क्या किसने किया? बोले कहने लगे मजदूर ने मजदूरी करके भी गया, तो भी अपना अंशदान दिया कि मेरे यहाँ एक तीर्थस्थल के रूप में बाबा साहब की प्रतिमा बननी चाहिए। जिन्होंने सबने पैसा देकर इस प्रतिमा को खड़ा किया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद हरिराम जी और उनकी पूरी टीम को भी देना चाहूंगा। आज से लगभग 3, 4, 5 महीने पहले मुझे एक बार पकड़ कर लेकर आए। इन्होंने जो मुझे जगह दिखाई, मेरे जहन में बात आई, अंबेडकर पार्क बनाए इसको, और मैंने मेरे कोटे से 13 लाख रुपए इस दीवार के लिए मंजूर किए। और उसके बाद जो अंबेडकर भवन के लिए 67 लाख रुपए मंजूर करके हमें अधिकार दिया कि हम जगह का चयन करें, तो मेरे जहन के अंदर जब इस जगह का चित्र आया और मैंने सीताराम जी सबसे राय की, उस समय मुझे अफसोस इस बात का है, जिन लोगों ने इस देश के अंदर 56 वर्ष तक राज किया, जो लोग जो जाति जनजाति के वोट को जन खरीद वोट मानते थे, उस पार्टी के कुछ लोगों ने अखबारों में बयान दिया कि ये अंबेडकर भवन गलत स्थान पर बन रहा है। ज्ञापन पर ज्ञापन दिए, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मैं उन ज्ञापन देने वालों की अगुवाई करने वाले सोनलाल जी और उनको मित्रों से पूछना चाहता हूँ, क्या शासन पहले नहीं था? 5 साल पहले आप राज में थे, उससे पहले भी आपने 52 साल तक राज किया। अरे आपने तो गरीबों के वोटों को लेकर कई बार चुनाव की वैतरणी पार की। उस समय आपके ध्यान में नहीं आया कि अंबेडकर जी के नाम से यहाँ एक सामुदायिक विकास केंद्र बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो लोग आज बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी 2 अप्रैल को आप लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं समझता हूँ कि आज इस हिंदुस्तान के अंदर और जो जाति जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक अगर किसी ने बनाया तो 79 के अंदर उस समय भी एनडीए की सरकार थी। और उसके बाद अब दलितों के अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को लेकर संविधान में संशोधन किया, तो भी अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। इस आरक्षण को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार बात कही। अब आरक्षण समाप्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस प्रकार का जुमला छोड़कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये जो जनजाति और अन्य जाति का अत्याचार विधेयक बना है, इसके अंदर जनवरी 2016 में जो संशोधन किए, जिसके माध्यम से मुआवजा मिलना प्रारंभ हुआ 808 लाख रुपए, वो भी नरेंद्र जी मोदी ने किया। यानी भ्रम फैलाकर समाज की समरसता को समाप्त करने का षड्यंत्र रखने वाले लोग आज अभी हरिराम जी कह रहे थे, मैं भी बैठा बैठा सुन रहा था। मैं समझता हूं कि इन्होंने इसलिए सारी बात कही कि निश्चित तौर पर इस सड़क से लेकर, इस ट्यूबवेल से लेकर इस मोहल्ले के अंदर एक एक काम पर भारतीय जनता पार्टी की छाप लगी हुई है। हम इस विकास को रोकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ाएंगे निश्चित तौर पर। कबीर पाठशाला के लिए आपने प्रमोट करने की बात कही है, मैं आज से ही इस मुहिम में लगूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग से मैं इस काम को पूरा कर पाऊंगा। जो समय कुछ विलंब तो हो गया, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पर एक बात जरूर कहूंगा, यह हमारे कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, अब इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। इस निर्माण कार्य में आप सब लोग, मोहल्ले के लोग कमेटी बनाकर इसकी निगरानी में लगो। ये नथु जी वाल्मीकि बैठे हैं, मैंने कृष्ण कुमार जी वाल्मीकि के राज्यसभा से इनको एक बार 20 लाख रुपए दिलाए। आज उस वाल्मीकि भवन में निर्माण के अंदर रुचि नहीं ली, तो आज उसकी हालत देख लो। ये और किसी का काम नहीं आएगा। सोसाइटी बनाइए, बनाकर इसको इस प्रकार का बनाओ। आज 4 दीवारी का पैसा अलग मंजूर है, 67 लाख के अंदर एक आलीशान मकान बन सकता है अगर आप और मैं खुद मकान बनाना चालू करें तो। पर अगर आपकी रुचि नहीं रहेगी, मकान का निर्माण हो जाएगा और मकान का निर्माण सरकारी ढंग से होना चालू हो गया तो इसका नुकसान समाज को होगा। ये बार बार मौका नहीं आता है। मैं इस मौके पर एक निवेदन करके बात समाप्त करूंगा। यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग बैठे हैं, अभी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। अभी भर्ती के अंदर जो मुझे बताया गया शायद 67 पद है, 59 है, और निश्चित तौर पर जितने भी हो कम से कम 150 लोगों की भर्ती अपने निश्चित तौर पर यहाँ करवाएं।